स्वागत है आप सबका एक और शानदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में इन्होंने एक बहुत ही अहम किरदार निभाया था, दिलीप बैंक सरकर का। इसके अलावा यह हाल ही में एक फिल्म आई थी दादी की शादी, कपिल शर्मा की। इसमें इन्होंने एक बहुत ही अच्छा किरदार निभाया था। नाम है दीपक दत्ता। स्वागत है सर आपका। थैंक यू थैंक यू। जैसा कि सर आपने टेलीविजन से स्टार्ट किया और टेलीविजन की जर्नी जो होती है फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग ही होती है। तो अभी फिल्म और टेलीविजन की जो जर्नी है, जैसे कि अभी एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में आपने काम किया, फिर अभी दादी की शादी में काम किया, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के एक्टिंग में या फिर जर्नी में? एक्टिंग में तो कुछ फर्क नहीं होता। रामलाल जो है वो फिल्मों में भी रामलाल ही रहेगा और टीवी में भी रामलाल रहेगा, और रंगमंच में भी अगर रामलाल है तो रामलाल रहेगा। उसको एक्टिंग करने का तरीका भी, रामलाल भी अगर गरीब आदमी है तो तीनों जगह गरीब ही रहेगा, वो अमीर नहीं हो जाएगा किसी में। तो एक्टिंग में कुछ फर्क नहीं होता। ये बड़ा एक मिथ है, लोग बोलते हैं यार थिएटर की एक्टिंग अलग होती है या फिल्म की एक्टिंग अलग होती है, ओटीटी का आजकल ये बोलने लगे। एक्टिंग तो एक्टिंग है, एक्टर ने किरदार करना पूरी ईमानदारी से उसको करना है। एक जर्नी जो रामलाल की है वो करेगा रामलाल, फर्क बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने शुरुआत हालांकि फिल्म से की थी। एक फिल्म आई थी पुलिस फोर्स, 95 में शुरू हुई थी, वो रिलीज हुई थी 2004 में। अक्षय कुमार उसके हीरो थे, रवीना टंडन थी, दिलीप शुक्ला साहब उसके निर्देशक थे, और उसी टाइम टीवी भी करने लग गए थे। चूँकि जब कोई इंसान दूसरे शहर से आते और हम मध्य वर्गीय परिवार से आए हुए लोग हैं तो पढ़ाने लग गए, तो वहाँ 100 रुपये पर क्लास मिल जाता था, वो करते रहे। तो दोनों मीडियम में बात वहाँ से हुई कि टेलीविज़न और फिल्म में एक्टिंग में कोई फ़र्क नहीं होता, ना ही कहानियों में कोई फ़र्क होता। कहानी, मैं एज एन एक्टर हमेशा ये सोचता हूँ कि आप कोई भी किरदार है उसकी एक जर्नी है, वो जर्नी फिल्म में आके चेंज नहीं हो जाएगी। वो अगर किसी मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुआ है रामलाल, तो वो मध्यवर्गीय में होगा, टीवी में आके वो अमीर नहीं हो जाएगा, 100 करोड़ का नहीं हो जाएगा। तो कलाकार के लिए दोनों ही बराबर रहते हैं। हाँ, अब चूंकि फिल्म है, फिल्म का एक लार्जर देन लाइफ होता है, हर चीज़ बजट ज़्यादा होता है, उसमें सुविधाएं ज़्यादा होती हैं उसको, क्योंकि और शुरू होके ख़त्म हो जाता है 2 घंटे 2.5 घंटे में, इस तरह की एक जर्नी है। टेलीविजन में इनफाइनाइट है, तो शुरू हुआ तो खत्म नहीं होता, चैनल ही बंद कर दे, स्लो मोशन में चलता रहेगा। आप रोज जाके नया कुछ कर देंगे, तो वो आप फास्ट फूड की तरह है। टेलीविजन आप रोज जाते हैं, रोज स्क्रिप्ट आ रही है, गरम गरम कढ़ाई के अंदर समोसे तले जा रहे हैं, तो वो आप वो पर ताज़ा सीन आया, सीन कर दें। फिल्म के अंदर एक फिर भी आपको है कि आपको एक बाउंड स्क्रिप्ट है कि शुरुआत इतने से में खत्म। लिखा। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कौन करता है, फिल्म या टीवी? अब आप यूँ देखेंगे तो भाई शाहरुख खान साहब तो बहुत अमीर है, तो हाँ। फिल्म दो। सलमान खान साहब भी बहुत अमीर हैं, करण जौहर एज अ प्रोड्यूसर बहुत अमीर हैं, या चोपड़ा बहुत, वो उसको कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। फिल्म के अंदर भी बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो मध्यवर्गीय हैं, टेलीविजन में भी बहुत से कलाकार हैं जो करोड़पति हैं और कुछ मध्यवर्गीय हैं, तो ये कंपेयर करना मुश्किल होगा। हाँ, फिल्म क्योंकि अगर आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं तो अथाह है, लेकिन टेलीविजन का ये है क्योंकि वो एक्टिंग की नौकरी लग गई है, डेली सोप है, वो साल भर तक चल रहा है, 2 साल तक चल रहा है। पापा कहाँ गए, पापा एक्टिंग की नौकरी लगी, पापा क्या करते हैं बेटा, एक्टिंग की नौकरी लगी हुई, तो वो नौकरी की तरह हो जाता है। तो आपको एक मंथ के एंड में एक तनख्वाह मिल जाती है, तो वो एक सिक्योरिटी देता है, डेली टू डेली उसका चलते रहता है। चलता रहता है। तो वो अगर चल रहा है तो 4 महीने में बंद भी हो जाता है शो आजकल, तो उसके बाद फिर आप वहीं पे वो ढाक के 3 बार, और फिर वहीं पे फिर काम ढूंढ रहे हैं अगला, तो वो तो रहेगा। अनिश्चितताएं तो रहेंगी, वो इस फील्ड का द मोस्ट सर्टन थिंग अबाउट दिस लाइन इज अनसर्टेनिटी। तो वो सबसे ज़्यादा निश्चित चीज़ वही है, अनिश्चितता, तो वो तो रहेगी। अब उसमें तो हाँ, पर वो टीवी के अंदर अगर शो चल रहा है आपका, कई शो एक सिक्योरिटी है कुछ दिन के लिए। 17-18 साल से शायद तारक मेहता चल रहे हैं, 18 साल हो गया। तो 18 साल से वो नौकरी लगी हुई है। जब वो सीआईडी चलता था, 17-18 साल चला था सीआईडी, तो पापा सीआईडी में ही काम करते हैं, तो वैसा वाली बात है ना, तो वो तो अच्छी बात है, मतलब फिक्स। हाँ, मतलब एक इनकम है अगर वो कमाने। लेकिन सिनेमा का अपना लुत्फ है, वो आपको अलग अलग किरदार करना और एक ही से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत मिल जाती है, लेकिन कलाकार का ये मन तो करता है कि मैं अलग अलग किरदार करूँ, अलग अलग जीवन जीऊँ, कभी मोंटी बन जाऊँ, तो कभी बिट्टू बन जाऊँ, तो कभी रामलाल बन जाऊँ, तो कभी पन्नालाल बन जाऊँ, कभी विक्रमादित्य बन जाऊँ। तो वही तो लुत्फ है एक्टर को, किसी और का जीवन जीना। शायद वही एक चीज़ थी जिसने एक्टिंग की तरफ जो रुझान या हम आकर्षित हुए, वो यही कारण। आप बता रहे हैं किसी और के जीवन जीना, जब आप ऑन कैरेक्टर जब किसी और की ज़िंदगी में घुसते हैं, तो क्या लगता है कि अपने लाइफ पे उसका असर पड़ता है कि हम अपना भी लाइफ चेंज होता है? देखिए, बिल्कुल आप ये मान के चलिए, किसी के भी जीवन में
घुसना या किसी और का जीवन जीना वो किसी के लिए संभव नहीं, कलाकार के अलावा। कलाकार अलग अलग जीवन जी लेता है। तो आप जब जाते हैं और अच्छे फिल्मों में स्पेशली कह रहा हूँ, टेलीविजन में तो फिर भी उतनी नहीं हो पाता, क्योंकि आप जाते हैं रोज कभी सीन मिल रहे हैं तो आप वहीं तैयार करते हो, उस तरह का ही पैरामीटर इतने टाइट है, रोज का रोज हो रहा है, रोज रोज वहाँ लगा हुआ है रात भर राइटर लिखने, सुबह पहुंच रहे हैं सेट पे, आप कर रहे हो, जल्दी करो याद करो, बैठे पैरामीटर बैठे हैं, उस तरह की व्यवस्था। फिल्म में आप तैयारी करते हैं, 15 दिन बाद जाना या 1 महीने बाद जाना, 1 महीने तक आपने किरदार बनाया, तैयारी करते हैं, जीते हैं, उसका एक पन बनाते हैं और जी के आते हैं, लेकिन खत्म होता है तो निकलना भी पड़ता है, फिर आप निकल जाते हैं, लेकिन आपको वो जीने का एक मौका मिलता है। वो अब मैंने अगर ये फिल्म की तो उसमें मुझे पता है कि मैं 50 दिन वो किरदार जी के आ गए। आप जिएंगे तभी आप निष्ठा से उतनी ईमानदारी से करेंगे तभी उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो 50 दिन का जो किरदार आप जीते हैं जी, वो लाइफ पे कुछ बदलाव लाता है या बहुत बहुत से किरदार ऐसे होते हैं। मैंने जैसे कहा 2002 में मैंने एक फिल्म की थी भगत सिंह, रामानंद सागर साहब ने भगत सिंह बनाई थी, उसका भगत सिंह मैं था। बहुत लोगों को पता नहीं है ये बात, क्योंकि वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, क्योंकि एक साथ बहुत सारी भगत सिंह बन गई थी। अजय देवगन भी एक भगत सिंह बने थे, बॉबी देओल एक भगत सिंह थे, सोनू सूद थे, मैं था, तरुण खन्ना हमारे एक मित्र हैं वो भी एक भगत सिंह थी, उनकी फिल्म बहुत सारी भगत, हमारी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। डीवीडी के ज़माने थे तो फिर वो डीवीडी में रिलीज कर दी थी प्रोड्यूसर ने, फिर वो दूरदर्शन में एपिसोड में, तो वो एक ऐसा किरदार था जो मैं तैयारी करके गया था और करते करते हम वो 2 महीने तक शूटिंग के 60-65 दिन को शूट किया था। उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो कि एक शख्स, एक बच्चा जो 23 साल की उम्र में तो फांसी चढ़ गया, और भगत सिंह, द ग्रेट भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का इतना नाम आज तक, आज 100 साल होने को आ रहे हैं, कि वो इतना काम कर गया इतनी छोटी उम्र में। और जब आप उसको जिए थे, वो 60 दिन 65 दिन जितना शूट किया था हमने, उससे उसमें घुसना जितना मुश्किल था, उससे 1000 गुना ज़्यादा मुश्किल उस किरदार से बाहर निकलना। वो कई अरसे तक मेरे अंदर वो रहा, स्पेशली वो फांसी चढ़ना और वो हंसते हंसते फांसी चढ़ जाना, अद्भुत, बड़ा ही एक स्पिरिचुअल जर्नी थी मेरे लिए उस किरदार को करना, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो आज भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई ऐसा चीज जो आज भी है, जैसे आपने कहा जी कि रह गया हो और लगा कि नहीं, मतलब आप भूल नहीं पा रहे हैं, जी। कोई सा सीन या उसमें एक सीन है जहाँ पे सब जानते ही हैं, मतलब उसको सीन कहना भी बड़ा दुखद लगता है, वो जो क्योंकि वो हुआ है। जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो वो सीन हम जब पिक्चराइज कर रहे थे, वो मुझे आज तक याद है। वो गाना उसमें गाना चल रहा था बैकग्राउंड में, मेरा रंग दे बसंती चोला, और वो जब फंदा जब गले में लगता है और वो मुस्कुरा रहा है, और उसके बाद जैसे ही काला कपड़ा डाला चेहरे पे, जो जल्लाद खड़े होते हैं फांसी के लिए, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आवाज़ें जो है ना हॉलो हो गई। डायरेक्टर का एक्शन कहना भी सुनाई, हॉलो एक्शन, तब सब कुछ सुन्न होता चला गया, एज इफ ये घट रहा है, खुद पे जा रहा है, जैसे ये हो रहा है, जैसे मैं भगत सिंह हो गया, जैसे मैं जी रहा हूँ। वो क्षण में शब्द नहीं है मेरे पास ज़्यादा बयान करने के। वो फील अजीब था, वो मुझे कुछ सुनना बंद हो गया था, ना गाना सुनाई दे रहा, ना डायरेक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है, सब कुछ वो अजीब सा कुछ था। वो अभी भी सोचता हूँ तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के। वो मैं कभी नहीं भूल। वो बहुत बहुत ही अजीब सा मोमेंट था। वो कहते हैं ना, आपकी स्पाइन एकदम से, पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम से एक कुछ बर्फ के ऊपर डाल दी गई और ठंडी हो गई थी, एकदम सुन्न हो गया था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, साएं साएं की आवाज़ें शुरू हो गई थी। और वो क्षण शायद कुछ सेकंड का था, 1 मिनट का भी नहीं होगा, वो 30-25 सेकंड या 30 सेकंड, वो नहीं मैं भूल सकता। आज भी सोचता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में वो सड़सड़ाहट आ जाती है। वो मोमेंट मुझे अब तक जैसे कि बिहार में एक पुलिस ने इनकाउंटर किया था, शायद आप देखे होंगे, उसको भरत तिवारी को, जी जी तो उसको भगत सिंह से जोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको उसके सीन और उस केस के बारे में? देखिए, उस पर तो जांच बैठी हुई है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। वो जो दिवंगत हैं उनकी मनस्थिति या मानसिक स्थिति क्या थी मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा उनके बारे में। वो शायद कुछ सोशल वर्क ही कर रहे थे, और रिवॉल्वर लेके उनका पूरा वो, पहले उन्होंने घर में आए शायद
पुलिस अधिकारी को बहुत दौड़ा दिया था, हम्म, है ना, वो गाली वाली बक के वो सब जो हुआ था। और फिर जो वीडियो देखा कि वो सरेंडर कर रहे थे और फिर पुलिस पुलिस ने सामने उनको थी, उसके बाद का वीडियो नहीं है कि क्या हुआ हम्म, था। तो उस बारे में वो तो जांच का विषय है। मुझे लगता है सरकार या जो भी पुलिस अधिकारी जांच कर ही रहे होंगे। अब भगत सिंह से जोड़ना तो बड़ा ठीक नहीं होगा, कंपेयर नहीं। नहीं करना चाहिए। वो बहुत ऊंचे लोग हैं। भगत सिंह, वो वो जो किया है, जो भी जानते हैं उस बारे में, वो बड़ा नॉर्मल चीज़ नहीं है ना। उसमें इन घटनाओं को उनसे जोड़ना जो है, और स्पेशली वो घटना जो जांच का विषय है, जिस पर जांच चल रही है, हम्म। भगत सिंह पर जांच नहीं चल रही। एक और भगत सिंह से रिलेटेड चल रहा है, जैसे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था। जी। जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है भगत सिंह के नारे लग रहे हैं और भगत सिंह से बच्चे जोड़ रहे हैं कि मैं भगत सिंह, मैं भगत सिंह। क्या लगता है कि ये भगत सिंह खुद को बोलना सही है? पूरा अधिकार है आपको खुद को बोलने का, हम्म, डेमोक्रेसी है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वहाँ पे लगा। उन्हीं का है, हम्म, भगत सिंह साहब ने शुरू किया, सोशलिस्ट पार्टी जो उनकी थी। हम्म, अब ये जो हुआ तो ये बड़ा दुखद हुआ, जो हुआ मेरा जंतर मंतर पे। व्यक्तिगत तौर पर ये मानना हम्म, है। दुखद ये है, हम्म, पेपर लीक हो जाना, चाहे नीट का हो या कोई भी पेपर लीक हो जाना, बिल्कुल। खराब बात हम्म, है। ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे देश में आज भी पेपर लीक हो रहे हैं। लीक हो रहे हैं, बहुत से बच्चों के करियर जुड़े होते हैं, बहुत खराब। उस पर आंदोलन हुआ, बहुत सही बात है, हमने भी किया हुआ है आंदोलन। हमें याद है, आप लोगों को पता नहीं कितना पता होगा, मंडल कमीशन का एक हाँ, आंदोलन हुआ था, हम उसके भागे, हम दिल्ली में थे, तो हम जब नए नए कॉलेज में आए थे, 12वीं में थे या पहले साल का ही वो था, तो हम लोग ने भी बहुत लाठी वाठी खाई है उधर। उस टाइम पे वो एक आत्मदाह कर लिया था राजीव गोस्वामी, उस टाइम पे होते थे युवा नेता, विद्यार्थी संघ के कुछ वो थे। वो सफदरजंग हॉस्पिटल में पूरा वहाँ उनका इलाज चल रहा था, और वो पूरा, और फिर उसमें एक ऐसा कुछ बना कि ह्यूमन चेन बनेगी और पार्लियामेंट को घेर लिया जाएगा। उसमें भी बना था हाँ, कमीशन में। हाँ जी, उसी का था ये। हम्म, हम भी उसके पार्टिसिपेंट थे। वो एक सीमा तय कर देती है ना पुलिस के, हाँ, इसके आगे आओगे तो गुरु पिटाई होगी। अब तो वो तब भी हुई थी, तो फिर बहुत पिटाई हुई थी उस टाइम पे, तो घोड़े वोड़े वाले पुलिस वाले होते थे, वो पिटाई। तो हम उस सब के हिस्सा है, पूरा अधिकार है विद्यार्थियों को आंदोलन करने का, और जो किया वो भी सही किया। हम्म, किंतु प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इस तरह की भीड़ वाले आंदोलन होते हैं ना, हम्म, उसमें जो असामाजिक तत्व हैं वो कैसे घुस जाते हैं, कौन घुस जाता है, उस पर नहीं जाना चाहता हूँ मैं, लेकिन वो आ जाएंगे। वो पथराव शुरू हो जाएगा, हम्म, वो मारपीट होगी, वो पुलिस वालों को मारेंगे, पुलिस वाले के जाहिर सी बात है मारेंगे, लाठीचार्ज होगा, वो क्यों खाएंगे मार। हम्म, वो तो उनको तो अधिकार है आगे नहीं, उनको तो ये ऑर्डर है भाई आगे नहीं आना। हम्म, अब बोले कि आगे नहीं आना मतलब आना है, हमें तो पार्लियामेंट जाना, वो आने थोड़ी देंगे अंदर, वो तो रोकेंगे। हम्म, अब उसमें क्या असामाजिक तत्व आ जाते हैं, हम्म, वो बदलाव करते हैं पुलिस में। वो जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो होते मुट्ठी भरी हैं, हम्म, वो क्या है, पत्थर उत्तर फेंक के खुद तो वो एक लाठी नहीं खाते, हाँ, वो तो आगे भाग जाते हैं, भाग समझे। वो तो कर देगा। जो बेचारे जेन्युइन बच्चे हैं, हम्म, वो ही लाठी खाते हैं, वही पिटाई होती है, उन्हीं पे केस होते हैं, उनके करियर खराब होते हैं। मुझे उसमें दिक्कत है। वायलेंस कभी भी एक्सेप्टेड नहीं है, वो किसी भी तरफ से हो। गाली गलौज ये सब। गाली गलौज वो अच्छी बात, वो तो किसी को कोई भी नहीं कहेगा ये अच्छी बात है। हम्म, आंदोलन कोई गलत नहीं है, मुद्दा बिल्कुल सही है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और शायद एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान साहब ने शायद ध्यान दे दिया। इस्तीफा भी दे दिया, और ये अच्छा प्रेसिडेंट है। हम्म, अब ये इस्तीफा होने चाहिए, आगे भी कोई भी सरकारें आए, किसी की भी सरकार, ये होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए भाई, अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट, सबकी होनी चाहिए। जिंदगी को अपने ढंग से कैसे जिया जाए? आपने कहीं बताया था, किसी ने आपसे पूछा था किसी, तो उसमें उसी से मेरा मुझे सवाल है कि जिंदगी को अपने ढंग से कैसे जिया जाए? देखिए, जिंदगी, आपकी अपनी जिंदगी पे पहला अधिकार आपका है। आपकी अपनी जिंदगी की, आपकी अपनी पहली जिम्मेदारी आपकी अपनी खुद की जिंदगी, हम्म, उसके बाद बाकी सारे रिश्ते। तो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार पूरा आपका है। आप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे, आप दुखी रहेंगे तो सबको दुखी करेंगे। तो आपका व्यक्तिगत तौर पे पहली जिम्मेदारी खुद को खुश करना। आप खुश रहेंगे, सबको खुश रहेंगे। अब आपको खुद को खुश कैसे करते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअल चीज़ें हैं कि किसी को इस चीज़ में मज़ा आ जाता है, खुश होता है, किसी को इस चीज़ में, किसी को फिल्म देख के खुशी होती है, किसी को रोक टोक के बिना खुशी होती है, वो आपका व्यक्तिगत। हम्म, लेकिन हाँ, खुद को खुश करने का अधिकार पहला आपका अपना है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का दायरे में।
कि पत्नी अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी निकल जाए, अफ़सर निकल जाए, कामयाब निकल जाए, तो क्या अपने ढंग से पति ज़िंदगी जी पाएगा? बिल्कुल ये पाएगा ना। आजकल तो अब चेंज हो गया, अब तो कहाँ दौड़ रहे। अब हमारे ही फील्ड में देख लें, बड़े अच्छी-अच्छी डायरेक्टर्स आ गई, जो लड़कियाँ ही हैं। चैनल्स में सब जो लड़कियाँ ही हैं, जो निर्णय ले रही हैं। लड़कियाँ जितना पढ़ी लिखेंगी और उतना वो लड़कों को ये आदत डालनी पड़ेगी कि आपकी पढ़ी लिखी गर्लफ्रेंड है या आपकी पढ़ी लिखी पत्नी है, हुँ, आप वो काम करती है और वो आपसे ज़्यादा शायद पढ़ी लिखी है, आपको इस बात की आदत डालनी पड़ेगी। प्रॉब्लम मर्दों की थी, लड़कियों की थोड़ी थी पहले। हुँ। अभी भी लड़कों की है, उनको एडजस्ट करने में दिक्कत है ना, क्योंकि उन्होंने एक उस ढर्रे में उसी में देखा हुआ एक महिला को, दायरा बना लिया है कि बनाया कि महिला मेरे महिला सामने। ऐसा करेगी, यही करेगी। हुँ, तो वो तो टूट रहा है ना, वो 50% की पॉपुलेशन है, तो वो बराबरी ये किसने तय कर दिया कि तू ये करेगा और तू ये करेगा? ये तो कहीं नहीं है ना। पत्नी ज़्यादा कामयाब निकल गई वो अच्छी बात है। तो क्या पति उसको बर्दाश्त कर पाता है आज कर, टाइम पे? करना पड़ेगा। अब आपके पास चॉइस नहीं है, धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी तो बड़े शहरों में लड़के तो करते ही, अब तो हुँ, धीरे धीरे। देखिए, हर रिश्ते में दोस्ती बहुत जरूरी है। हुँ, अगर आपकी पत्नी, आपकी पति आपका दोस्त है, हुँ, तो दोस्ती में बहुत वो प्रॉब्लम, ईगो नहीं आ रही। तो बाकी तो आदमी मेल ईगो वाली बात थी कि यार मेरी पत्नी मुझसे आगे कैसे निकल गई, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, देख तो बीवी का खाता है, अबे तो क्यों नहीं खाएगा, है ना, बीवी तो पति का खा रही, तो क्या दो लोग अलग थोड़ी हैं। तो वो तो मुझे लगता है काफ़ी कम हो गया है। बड़े शहरों में तो, काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में तो अब ये बराबरी आई गई है, धीरे धीरे। ये वेस्टर्न कंट्रीज में हमेशा से थी, हमारे यहाँ पे भी हो जाएगी। महिला काम करेगी, बच्चों को भी आदत होगी, मम्मी जो है काम करती है, मम्मी जो है जाती हैं, वो पढ़ी लिखी है, मम्मी पैसा पापा से ज़्यादा कमाती हैं, बड़ी अफसर है। तो क्या मतलब आजकल सुनने में आता है कि अगर औरत ज़्यादा पैसा कमाने लगे, कामयाब हो जाए तो छोड़ के भाग जाती है पैसे। नहीं नहीं यार, ये तो कोई भी आज सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ किस्से पहले भी ऐसा ही होता था। वो तो रिश्तों का बनना ना बनना ये पहले भी होता था। हुँ, अब ये हर चीज़ की खबर बन जाती है, न्यूज़ बन जाती है। तो वो देखो, देखिए क्या है कि जब भी कुछ स्प्रिंग दबाया गया है ना हुँ, ज़्यादा, तो जब उसको छोड़ते हो, जब भी छूटेगा तो एक बार तो ऊपर झटका मारेगा। हुँ, उस झटके की अभी आदत नहीं होती, वो झटका है ना। तो वो एक बार वो हिल के नॉर्मल हो जाएगा तो सब ये अभी वो दबा हुआ जो आपने इतने सालों का स्प्रिंग दबाया हुआ है, हाँ, वो हटा है, तो वो झटका जो है वो अभी झटका मार रहा है उसके बाद कुछ दिन तक झटका मारेगा। झटका मार के रहेगा वहाँ, उसके बाद सेटल हो जाएगा। हुँ, फिर सब बराबर हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा, सबको आपको एक्सेप्टेंस भी आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी वो झटका बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, वो एकदम से छूटा है, इतना प्रेस किया गया है महिलाओं को, इतना दबाया गया है, मतलब कई शताब्दियों से, तो वो अभी छूटा है, पढ़ लग गई हैं, काम कर रही हैं, तो वो छूटने के बाद का है ही झटका। वो स्प्रिंग अभी छूटा है, वो दबाव। अब इसी से है कि जैसे आपने काम किया है दादी की शादी, तो दादी की ही शादी क्यों कराई गई इसमें? नहीं, आपने दादी की शादी होनी चाहिए। फिल्म का टाइटल है दादी की शादी, दादी की शादी हाँ, होती नहीं है। हाँ, उसका कारण, वो दादी जो है वो एक्चुअली चाहती है कि उसके बच्चे बाहर चले गए हैं, वो आके रहें, हाँ, वो झूठ बोल देती है। वो देखती है इतने टाइम बाद, वो फिल्म में उनका टाइपो एरर हो जाता है, वो हाँ, है ना, ऑटो करेक्ट से वो लिखना चाह रही होती है कि हीमा इज गेटिंग मैरिड, आई एम फीलिंग हैप्पी, हो जाता है हाई आई एम गेटिंग मैरिड फीलिंग हैप्पी। बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली में, अरे मम्मी पहाड़ों में शादी कर रही है, हाई आई एम गेटिंग मैरिड, वो भागते हैं। वो देखती है कि सारे बच्चे एक साथ आ गए, पोते पोतियां भी आ गए, बेटा भी आ गए, बहू भी, सब एक साथ आते नहीं कम वक्त मिलने कभी। तो उसको समझ में आता है अच्छा इस चक्कर में आया, वो गलती, वो टाइपो एरर हो गया। तो कहती है हाँ हाँ कर रही हूँ। उसका मकसद यह है कि 3-4 दिन रहेंगे, अभी बोल दिया नहीं कर रही हूँ, तो अरे यहाँ फंसवा दिया, वापस चले जाए। वो तो फिल्मों में है। वो फिल्म में रियल लाइफ में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्यों नहीं हो। देखिए आजकल तो बहुत कॉमन भी है, अब तो हो भी रहा है, कंपेनियन हर किसी को चाहिए। सर देखिए, एक उम्र के बाद ना, बीमारी से ज़्यादा आपको मारता है अकेला। हुँ, बच्चे अपने अपने फैमिली में बिजी हो जाते हैं, हुँ, आप अकेले रह जाते हैं। जब तक तो आपका पार्टनर कोई है ना, जब तक आपके पति है या पत्नी है, जब एक की मृत्यु हो जाती है, हुँ, वो अकेलापन जो है, ना पोते पोती टाइम देते हैं, ना बेटा अपनी जिम्मेदारियों में उसको अपनी चिंता है, ना बहुएं देती हैं, अकेला करेगा किससे बात करे। हुँ, अकेलापन बहुत 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 भयानक चीज होती है। लोनलीनेस, अलोननेस इज गुड, हुँ। लोनलीनेस जो होती है वो बहुत परेशानी है। क्या डिफरेंस है दोनों में? अलोननेस, अकेला रहना कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, अकेला रहना तो बड़ी मेडिटेटिव चीज होती है। लोनली हो जाना, हुँ, छोड़ जाना, लोनली कुछ नहीं, नो टॉक टू, होप खत्म। वो खत्म कर देता हुँ, है इंसान को। तो वो बड़ी एक दिक्कत वाली बात है, इसलिए आपका कंपेरियन हो तो कोई बुरी बात नहीं।
दादा हो, दादी हो, परदादा हो, परदादी हो, शादी करें तो क्या दिक्कत है? शादी एक कंपेनियनशिप है। दो लोग साथ में हैं कोई बात करने के लिए, आपके दुख दर्द देखने के लिए, कोई बात करने के लिए। एवरीबडी नीड्स अ फ्रेंड। हर किसी को एक दोस्त की आवश्यकता होती है। पति पत्नी तो रिश्तों के नाम दिए गए ना, जब समाज बना तो आपने एक नाम दिए गए। ये भाई बहन हो गए, ये माँ हो गई, ये बाप हो गए, पति पत्नी हो गए, नाम, रिश्तों के नाम दे देंगे सोशल स्ट्रक्चर में। लेकिन है तो कंपेनियनशिप ही ना, दोस्ती है ना, बात करने का मजा आता है, कुछ कर अकेलापन खा जाता है। तो करें अगर दादी तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो सेलिब्रेट करूं जहाँ जाके, मैं तो नाचूं भी आगे जाके, सबसे ज्यादा एक्टर के लाइफ में अकेलापन जब आता है, क्योंकि ये एक सा फील्ड है, काम आया पता चले 2 साल तक काम नहीं आया और पैसा भी खत्म, सब कुछ, मतलब बहुत सारी परेशानियां आ जी जाती हैं। तो उस टाइम पे जो अकेलापन आता है, कभी आपके साथ भी आया होगा, सबके साथ। तो कैसे उसे निकला जाता है? देखिए, ये तो हर एक्टर, अगर जो मतलब मध्य वर्गीय परिवारों से आते हैं एक्टर, या निम्न वर्गीय से एक्टर जो भी आते हैं, आर्थिक दिक्कत तो रही, ये कठिन लाइन है। लेकिन मैंने कहा ना, आप अगर ये मान के चल, 99% लोग इस दुनिया में वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। सिर्फ 1% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो वो काम कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, जो उनका पैशन था वही। तो हम उन 1% में से हैं जो पैशन है वही प्रोफेशन बन गया। आनंद तो है, अब उसके साथ की तकलीफें भी बहुत हैं, है ना। अब उन तकलीफों को गुजरना भी पड़ेगा। आप अकेले होते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती, जब आपका परिवार हो जाता है, बीवी बच्चे, जिम्मेदारियां हैं। मैं तो फितरत से फकीर हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरी औलाद फकीर हो जाए, है ना। मैं तो फकीर हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी औलाद को तो बेस्ट ऑफ द एजुकेशन देना चाहूँगा, अच्छा खाना देना चाहूँगा। उस दौर से हर कलाकार गुजरता है जो मध्यवर्गीय परिवार से। पैसा आएगा, पैसा उड़ भी जाता है, एक्टर उड़ाता भी जाता है ना, आपका लाइफ स्टाइल हो जाता है थोड़ा सा मेंटेन, तो उससे तो, और उस टाइम पे आप अकेले ही होते हैं, वो संघर्ष है आपका अकेले। उसकी आप जितनी जल्दी आदत डाल लें उतना अच्छा। तो वो आदत की बात ही है, वो धीरे धीरे आप जो भी जो कलाकार वक्त गुजार चुका है इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा, उन सबको आदत पड़ जाती है, इम्यून हो जाती है बॉडी। मुझे पता है कि ये काम हुआ, खत्म हुआ, अब नहीं आएगा समय, अब अगला काम आ ही नहीं रहा, क्या करोगे? मतलब आज काम आएगा, जो काम आप चाहते हैं वो नहीं आ रहा। तो आप कॉम्प्रोमाइज, कुछ सेक्टर कॉम्प्रोमाइज करते मैं ये भी कर लूँगा, भाई घर चलाना वो भी सही है। कुछ हम जैसे अब नहीं करूँगा, मुझे तो यार वही उस तरह का रोल चाहिए, तो नहीं करूँगा मैं, थोड़ा भूखे रह लेंगे, ठीक है। तो इसकी तो आदत डालनी पड़ेगी आपको। जब भी इस अकेलेपन में हो या इस परेशानी से गुजर रहे हो, उससे निकलने का एक ही तरीका ये सोचिए कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे, जो आपका पैशन था, जो आपकी हॉबी थी, जिसका आपको शौक था, उसी से आप पैसे कमाओ। अभी आपने कहा कि मैं फकीर हूँ, मतलब एक्टर के तौर पे जो भी एक्टर होते हैं कि फकीर होते हैं। फितरतन जनरली बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखा है, सभी लोग ऐसे ही कंपेयर करते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, जैसे संजय मिश्रा उन्होंने भी कहा, बहुत सारे एक्टर हैं। तो क्यों एक्टर के लाइफ में आता है कि वो अपने आप को फकीर करना पड़ता है उनको, या मजबूरी हो जाती है या फिर लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाए कुछ, क्या क्यों ऐसा? नहीं, फकीर फितरतन कहते हैं। फकीर वैसे तो फकीर नहीं हो गए कि भाई नहीं, संजय मिश्रा तो मेरे मित्र हैं, हमारे पुराने, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, तो वो तो वाकई वो तो वाकई में फकीर, है ना, वो तो निकल ही जाते हैं, है ना। मैं उतना वाला नहीं, निकल नहीं जाता हूँ। वो तो काम करने के बाद वो निकल जाते हैं, पहाड़ों में निकल गए, कहीं चले गए, तो उनका तो वो तो सही मायने में फकीर। तो उनके तो फकीर जब मैं बोलता हूँ तो उसका है कि बहुत ऐशो आराम या बहुत गाड़ियाँ या बंगले, बहुत ज़्यादा क्या ऐसा शौक नहीं, आ जाए तो उससे कोई गुरेज नहीं है, आ गए बोले नहीं लूँगा, ऐसा नहीं, आ जाए तो अच्छा है, लेकिन ना आए तो इसलिए मैं दुखी नहीं। उस मामले में फितरतन फकीर आए तो, बाकी तो ऐसा नहीं कि फकीरी में रहते हैं, ऊपर वाले के वजह से खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लिए, पढ़ा लिया, सब कुछ है, वैसा नहीं। लेकिन अगर ऑड्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, तो भी रहने में इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी फितरत वैसी है। कुछ लोगों को मैंने देखा जिनकी फितरत फकीर वाली नहीं है, वो उनको थोड़े लग्जरीज की आदत है, जब वो छूटता है तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो लग्जरीज में ही रहे, और उनको, और लग्जरी बड़ी अपने आप में खतरनाक चीज़ होती है कि लग्जरी की आदत जल्दी पड़ती है, जाती नहीं है एक बार लगे, या तो वो आती नहीं है सर, आ गई तो फिर वो जाती नहीं है, आपको आदत पड़ गई है लग्जरी की, तो फिर मुश्किल है। एसी के बिना रहना फिर कठिन हो जाएगा। अगर आपने एक बार एसी, जब तक एसी नहीं थे, बचपन में एसी नहीं होते थे, अब एसी जब से हो गए तो आपको पसीना भी ज़्यादा आएगा, गर्मी भी ज़्यादा लगेगी अगर आपको एक बार एसी में बैठना शुरू। तो ये तो मैं इसलिए पूछा कि जैसे कि फकीर शब्द जो है एक अपने आप में एक अलग मैटर है, मैं इसलिए पूछा कि ये जो गंभीरता आती है एक्टर के तौर पे, जो लास्ट
स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगता कि सबको आती होगी या फिर आ भी जाती होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है एक अलग अलग गंभीरता आती है। जी। तो ये गंभीरता कैसे आ जाती है, मतलब काम करते करते आती है या फिर फिल्म इंडस्ट्री की मजबूरियाँ से आ जाती हैं या फिर? देखिए, लॉ ऑफ नेचर है वैसे भी। हम्म, उम्र के साथ साथ आपका विजडम बढ़ता है, हम्म, आपका जो ब्रॉडन हो जाता है, नज़रिया जो है वो बड़ा हो जाता है, आपको समझ ज़्यादा आने लगती हम्म। है। आपको ये बात तो समझ में आ जाती है। कपिल शर्मा के साथ आपने काम किया और काफी अच्छा ऑन या स्क्रीन पे बॉन्डिंग काफी अच्छा दिखा आप जी, लोगों का। जी। कपिल शर्मा के बारे में क्या अच्छी बातें कहेंगे जो कि आपने फील किया, स्क्रीन पे नहीं आया हो? कपिल शर्मा बड़ा बहुत ही सुपर ह्यूमन बीइंग, हम्म, बहुत इंसान बहुत बड़ा है। हम्म, वो एज़ अ सेलिब्रिटी तो बहुत बड़ा है हम्म, इंसान, वो इंसान उससे भी कहीं ज़्यादा। इज़ अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। बहुत कहते हैं ना ज़मीन, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना कद बढ़ाइए, हम्म, बहुत बढ़ाइए, हम्म, लेकिन याद रहे कि पैर ज़मीन पे हो, हम्म, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। हम्म, पैर हवा में आ जाते हैं ज़्यादातर। जब आपका कद बढ़ता है तो लोग, है ना, हवा में, तो गिरते हैं तो भी इसमें तकलीफ होती है। तो पैर ज़मीन पे रख के कद बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम्म, कपिल शर्मा उनमें से एक है। हम्म, इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। हम इतने लंबा 50 दिन का हमने वहाँ शेड्यूल किया, 50 के ऊपर ही 52-53 दिन का शेड्यूल था। शिमला में, वादियों में, आउटडोर। कपिल एक अपने आप में बड़ा नाम हम्म, है ना, उनकी फैन फॉलोइंग, लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमने देखा है आउटडोर में। उनका बड़ा अच्छा है, उन्होंने वो एहसास नहीं होने दिया कि मैं बड़ा हूँ, किसी भी एक्टर ने। वो इतना ही नॉर्मल था जैसे सीख ही रहे। पाजी कैसे कर लें इसको, वो आपको ही पूछता है। मैंने कहा, "अरे, मेरे कई सीन्स जो हैं वो कपिल शर्मा ने इम्प्रोवाइज करवाए हैं।" हम्म, और वो इनसिक्योर, सबसे अच्छी खासियत है वो इनसिक्योर नहीं है। हम्म, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका सीन बड़ा है। हम्म। वो आपके, आप ही के डायलॉग ऐड करवा रहा है। भाजी ये बोल दो ना, मजा आएगा। अगर आप बोलो नहीं, नहीं आपको सूट करेगा, भाजी ये कर दो, भाजी बहुत बढ़िया, भाजी इसको ऐसे कर दो, आप इसको ये कर देना आप। तो वो आपके सीन को बढ़वा रहा है, जो एक्टर करते नहीं आपके सीन को तो बल्कि कम करवा देते हैं ज़्यादातर एक्टर। ज़्यादातर तो ये देखने को मिलता है। हाँ, हाँ, और ये बिल्कुल विपरीत है। ये आपके सीन बढ़वाता है, आप बोलता है ये बहुत आप पे सूट करेगा, ये कर दो और ये अच्छा कर दो। मेरे बहुत से सीन्स हैं जिसका श्रेय जो है कपिल शर्मा को जाता है। उसके अंदर एक वो दारू पी के एक सीन है हाँ, हमारा ना। बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ, तो उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, जीवन डायलॉग, नाम है हाँ, मेरा, वो उसके बाद भूल जाता। फाइनली धमकी देने आता हूँ कि जीवन नाम है, क्या था वो, सब कपिल का इम्प्रोवाइजेशन है। भाजी भूल जाना, मैं पीछे से बोलूंगा ये। तो लग भी रहा है ना हाँ, स्क्रीन हाँ, पे। तो वो पूरा इम्प्रोवाइज है। वो कपिल का कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत मतलब पॉपुलर भी हुआ वो चीज़ पे, लोग बहुत हंसते हैं। वो आज भी मुझे बहुत बोलते हैं जीवन नाम है मेरा, जिसको लोग मिलते हैं तो उसलिए बिल्कुल इनसिक्योर नहीं, सुपर ह्यूमन बीइंग है। उन्होंने पूरे माहौल के अंदर कहीं ये नहीं करा कि यार वो बड़ा स्टार है या बड़ा उसका नाम है, कहीं किसी को महसूस नहीं। ये बहुत बहुत कम लोगों में क्वालिटी है। ऑन सेट पे कपिल शर्मा भी पहुंचते हैं, आप लोग भी जाते हैं, तो ऑन सेट पे कभी लगा हो कि नहीं भाई कपिल शर्मा में कुछ एटीट्यूड है नहीं, नहीं, कभी? बिल्कुल भी हैं? नहीं। कपिल में बिल्कुल भी नहीं, मतलब माइनस, मतलब थोड़ा बहुत तो होना चाहिए यार, वो भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं कहता हूँ होना चाहिए, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल ही नॉर्मल, मतलब आपको ऐसा आप हैरान ही हो जाए। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ बड़ा आदमी वो है जो अपने बड़ा होने का एहसास न करे, हम्म, वो बड़ा आदमी है, वो सही मायने में बड़ा आदमी है। तो जो आदमी बड़ा है, हाँ, और मैंने एहसास भी करा दिया कि मैं बड़ा हूँ, कि मैंने एक लाइन लिखी थी कि उसने बड़ा होते ही खुद को बड़ा घोषित कर दिया, हम्म। छोटा कर दिया खुद को। तो तो नीतू कपूर मैम के साथ आपने काम किया, तो क्या अनुभव रहा है, क्योंकि एक लेजेंडरी एक्टर्स हैं जी, 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 और अरे हम तो, कपूर खानदान की हैं, कपूर खानदान से अरे आती हम हैं, तो मतलब क्या कपूर, आपने सीखा होगा? आप तो कपूर खानदान में, तो वो खानदान में बाद में हम तो नीतू सिंह, मैं उनको बोलता था हम आपको नीतू सिंह ही, मैं तो आपको नीतू सिंह ही कहूँ। मुझे तो याद है हम छोटे थे तो वीडियो कैसेट के आप ज़माने थे, कैसे? वीडियो कैसेट में देखते, वीडियो में देखते थे, वीसीआर आते थे। हम्म, तो मैंने उनका जो सारी फिल्में हैं जो वीडियो कैसेट में देखी, जोड़े तो फिल्में वो जब ऋषि कपूर जी के साथ, तो मैं उनको जब देखा था तो अपन तो उनके, मतलब कह दूं तुम्हें या चुप रहूं गाने, और वो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, या हम बंजारों की बात तो मत पूछ, गाने एकदम दिमाग में ऐसे आए थे। तो उनके साथ काम करना, उनके तो फैन रहे हो, नीतू सिंह ही रहेंगे हमारे लिए तो। कपूर तो फिर बाद में हुई, उनकी शादी हुई। मैं उनको बोला भी था, मैंने कहा हम तो बड़े फैन हो, मेरे लिए बड़ा कमाल, ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट है उनके साथ, उनका बेटा रोल करना, रोल प्ले। तो उनके साथ काम करने का तो बड़ा ही आनंद आया, और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग। और रिद्धिमा के साथ, रिद्धिमा का डेब्यू आप देखिए, हम्म, पहला काम है रिद्धिमा का हम्म, एज एन एक्टर, बट क्योंकि उनके डीएनए में है, उनकी हम्म, जीन्स में परफॉर्मेंस है, तो उनका वो कॉन्फिडेंस, उसका शी इज अगेन
ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, इतनी बढ़िया लड़की है वो। उसी खानदान से रणबीर कपूर हाँ अभी भगवान राम का किरदार कर रहे हैं, हाँ जी। और काफी कंट्रोवर्सी भी चल रहा है कि रणबीर कपूर कैसे करेंगे भगवान राम का किरदार। वो ऐसे ऐसे खाते हैं, मतलब कुछ खाने को लेके या फिर गलत बिहेवियर को लेकर। जी तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या रणबीर कपूर सही किरदार है या फिर पब्लिक जो कह रही है वही सही है? सर, ये इतना मजेदार चीज है कि हम भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अब ये देखेंगे 2 मिनट का ट्रेलर आता है, उस पर जजमेंट आ जाती हम्म। है। और वो ट्रेलर 90% लोगों ने अपने फोन पे देखा या लैपटॉप पर देखा। हाँ, ज्यादातर तो फोन या लैपटॉप फोन पे पर, देखते हैं। फोन पे ही ज्यादा देखते हैं। सिनेमा कहाँ पे आता है इतनी बड़ी स्क्रीन में, हम्म। 2.5-3 घंटे चलता है। हम्म। आप लोग 2.5-3 घंटे की चीज जजमेंट जो है वो 2 मिनट 3 मिनट में दे देते हो यार। 2-3 मिनट में आप ये बोल देते हो यार ये अच्छी है यार, बुरी होगी यार। भाई पहली बात, ये फिल्म है, ठीक है। अब चूंकि रामानंद सागर साहब के रामायण का और अरुण गोविंद साहब का राम का किरदार करने का वो इतना अंकित है हमारे जहन में, वो इतना हमारा घर कर चुका है। लेकिन भाई आपको ये समझना होगा वो सीरियल था, वो कई महीने चला है, इसलिए आप पे उसका इम्पैक्ट है। ये फिल्म है, फिल्म को आप फिल्म की तरह देखें। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, मुझे रणबीर जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे मुझे बताइए, अगर रणबीर नहीं, इंडस्ट्री में आप और किसको श्री राम के उसमें कास्ट करते? मेरे को लगता है ऐप कास्टिंग है नीतीश जी ने, तिवारी साहब ने बहुत बढ़िया कास्टिंग किया, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और फिल्म अच्छी हो गई यार, कितनी महंगी फिल्म है वो, 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ की फिल्म। आपको इस बात का प्राउड होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए यार। लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 4,000 करोड़ और स्टार प्लस का जो रामायण है वो ज्यादा बेटर है 4,000 अरे करोड़ साहब, से। अपने किसने देख ली फिल्म? आपने 2 मिनट का ट्रेलर देखा है, उसमें कंपैरिजन कर दिया कि फिल्म कैसी होगी। ये बड़ा दुखद है, ये नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, ट्रोलिंग होगी, उसमें लोग अच्छा कहेंगे, अधिकार है लोगों को अच्छा बुरा कहें, लेकिन फिल्म देखिए, उसके बाद आपका जो भी जजमेंट होगी। देखिए फिल्म तो आ जाती है, परोस दी गई सामने, अब आपके पूरा अधिकार, आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सनली बोलेंगे, मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट के अंदर कोई भी फिल्म हो, मैं रामायण की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट के ट्रेलर या 2.5 मिनट के ट्रेलर या 3 मिनट के ट्रेलर को देख के पूरी फिल्म पे जजमेंट दे देना अच्छी बात नहीं। बड़ी मेहनत से बनती हैं फिल्में, बहुत बहुत तकलीफों से बनती हैं। इस बात पे गर्व होना चाहिए कि 4,000 करोड़ की फिल्म हिंदुस्तान में बन रही है भाई, तो उसके लिए। और मुझे तो और ज़्यादा दुख होता है जब फिल्म फैटर्निटी के लोग ही बुराई करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। जानते हैं कि कितना मुश्किल काम है फिल्म बनाना, कितना कठिन काम है। एक बार बन के आ जाए, पब्लिक में चले जाए, पब्लिक माई बाप है, नहीं पसंद आएगी तो फिल्म नहीं चलेगी, पसंद आएगी चलेगी। पहले ही जजमेंट दे देना और पहले ही हवा क्रिएट कर देना बुरी है बुरी है, ये नहीं होगा। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जी सुशांत सिंह राजपूत, जी उनके साथ आपने काम किया और उस फिल्म में आपका कैरेक्टर था दिलीप बैंक सरकार का। जी तो उन्होंने ही MS धोनी को T20 मैच के लिए कप्तान मतलब अपॉइंटमेंट किया था, जी उसके लिए किया था। तो एक अहम किरदार रहा है जी उसमें। जी। तो सुशांत सिंह राजपूत किस तरह का एक्टर आपको लगते थे और उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दो चीज, पहले फिल्म दिलीप वेंगसरकर साहब का रोल किया मैंने। दिलीप वेंगसरकर सिर्फ सिलेक्टर तो थे MS धोनी के टाइम, दिलीप वेंगसरकर साहब लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। हाँ, बड़े कमाल के क्रिकेटर है। 83 वर्ल्ड कप की टीम के भागीदार थे, कर्नल कहा जाता था उनका निकनेम। हम तो बड़े फैन रहे हैं उनके उनकी हम तो क्योंकि क्रिकेट के शौकीन रहे हैं, हमने क्रिकेट खेली भी है बहुत, तो हमको बड़ा वो लगता था कि उनका किरदार करने का मौका मिल गया। फ्रंट फुट के बैट्समैन होते थे, बड़ा अच्छा धोनी। और धोनी साहब के जीवन के अंदर तो बड़ा उनका अहम किरदार है। उन्होंने उनकी फाइंड भी थे, उस लड़के को वहाँ झारखंड से सिलेक्ट किया था, फाइंड किया था, उसके बाद ग्रूम किया, कैप्टन भी बनाया। बाकी जो सुशांत सिंह हैं वो भाई कलाकार तो उम्दा थे, वो सभी जानते हैं काम उनका प्रति, और जो हुआ उनके साथ वो बड़ा दुखद, वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अ सैड डिवाइस। मतलब उनके बारे में और तो कहना समझ नहीं आता, शब्द नहीं है कि क्या कहा जाए। बट वो होते तो बहुत अच्छा और काम कर रहे होते हो। वेरी गुड एक्टर वी लॉस्ट, मतलब गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो व्हाट आई हैव हर्ड। मैं उनको पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता था ज़्यादा, और फिल्म में भी हमारे साथ में कम सीन्स थे, तो क्योंकि मैं उनको सिलेक्ट कर रहा था बार बार, फ़ोन कॉल्स पे ज़्यादा थे हम उसमें। तो बट जितना मेरे बहुत करीबी दोस्त है, मेरे ही ग्रुप के लोग उसके भी दोस्त थे, बट बड़ा अच्छा लड़का था। एंड वॉज नॉट द राइट एज टू गो एंड वॉज नॉट द राइट वे टू गो। बड़ा दुखद है। अगर आज वो होते तो कहाँ होते फिल्म इंडस्ट्री में? अच्छा काम कर रहे होते थे, एक्टर तो अच्छे थे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सब जानते हैं अच्छा ही काम किया, जो भी काम किया अच्छा काम किया, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अच्छा ही काम कर रहे होते और
बहुत सी फिल्में दी होती है, तो आज एक अच्छे क्या ऊंचे आपको लगता पायदान। है कि सुशांत सिंह के साथ गलत हुआ? यार ये तो कहना, अगेन वो वाली गलत हुआ तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, पर जो जिस तरह से वो गए वो गलत हुआ। हम्म, नॉट अ वे टू गो फॉर एनी यंगस्टर, शुड नॉट हैपन टू एनीबॉडी। जो मृत्यु सुसाइड है, तो वो उस तरह की चीज़, किसी भी युवा को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जब हम सुनते हैं ये बात, एग्ज़ाम की वजह से सुसाइड हो गई है, ये बड़ा जो स्टोरी निकल के आई थी उनके डेथ के पीछे की कहानी, क्या फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है? यार पता नहीं, हम तो इस दौर से गुजरे नहीं है बेहतर। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा एक इसमें ये है कि आप किस तरह से एंगेज करेंगे। क्या कॉरपोरेट में ऐसा होता है? क्या समाज में ऐसा होता है? जो जो कॉरपोरेट समाज में, इन टोटल ह्यूमैनिटी में जो जो हो रहा है, वो यहाँ भी हो। हम कोई कोई दूसरे लोग के नहीं आए हुए हैं, किसी दूसरे प्लेनेट के लोग थोड़ी हैं फिल्म वाले। फिल्म इंडस्ट्री भी एक सोसाइटी का ही हिस्सा है। जो जो हम, क्योंकि हर खबर बाहर आ जाती है तो आपको लगता है कि ये जो जो हो रहा है समाज में, आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे जो हो रहा है, वो सब फिल्म इंडस्ट्री में। और क्यों ना हो, हम भी समाज का हिस्सा है। अच्छाइयाँ समाज में जो हैं वो भी हैं यहाँ पे, बुराइयाँ समाज में जो हैं वो भी हैं, और होंगी। लोग हम, ये फिल्म इंडस्ट्री कोई कहीं बाहर किसी दूसरे ग्रह के थोड़ी है, समाज का हिस्सा है। हम लोग भी तो ऐसी फैमिली से सब आते हैं, व्यवसाय है ना, लोग थोड़ी है, बिजनेस है ना, उस व्यवसाय में आए, इस इंडस्ट्री में आए। कोई आदमी फार्मास्यूटिकल में चला जाता है, कोई ऑटो में चला जाता है, हम फिल्म लाइन में आए हैं, तो ये व्यवसाय के तौर पर ही है। आए हम इसी समाज में से है। इस समाज में जो जो रीतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, वो सब है यहाँ। तो हम कोई वो अलग नहीं है कि जो अच्छाइयाँ वहाँ पे हैं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी वही अच्छाई है। जो बुराइयाँ वहाँ पे हैं यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे कोई अलग से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो जो भी है वो सब एक समाज का ही हिस्सा है, जो समाज में होगा यहाँ होगा। क्रिकेट की बात हो रही है, MS धोनी की बात हो रही है, तो क्रिकेट से रिगार्डिंग मैंने कहीं सुना था कि आपने एक क्लब का वो किया था, देखिए हम उसमें लोग इमरान खान भी थे। हाँ, तो क्या था वो थोड़े बताइए। शुरुआती दौर में जब आए थे तो अपना हम टीवी ही कर रहे थे तब सब। इरफान खान साहब, हंसल मेहता, तिग्मांशु धूलिया, दीपराज राणा, कुमुद मिश्रा, अमित बहल। तो 96 में मैं, अमित बहल एक्टर हैं बड़े, आप जानते हैं, और दोस्ती हम लोग ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्रिकेट, टेलीविजन के अंदर क्रिकेट का पहला क्लब जो है वो हमने, मैं थोड़ा खेल के आया हुआ था दिल्ली से, अच्छे लेवल की क्रिकेट, A डिवीजन लीग खेलता था दिल्ली में, अच्छा खेला हुआ था। तो मैं आया, वरुण बडोला, ठीक है, वरुण बडोला भी अच्छा खेल के आया हुआ था। तो हमने एक क्लब बनाया, VCC, विपासना क्रिकेट क्लब। उसमें बहुत से लोग थे, उसमें इरफान खान बहुत अच्छा खेलते थे। इरफान खान बहुत अच्छे और बहुत वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। और तो वो हमारा क्लब हमने 96 में शायद फॉर्म किया था, और उसमें सभी लोग खेल गए। अब तो सब, अब तो ईश्वर की याद है, सब लोग टीम बन गई है, टीम तो अपना, बॉलीवुड की टीम बन गई है। आप तो खैर बहुत, अब तो क्रिकेट में क्या है ना, अब तो टेलीविजन में बहुत सारी क्रिकेट की टीमें हैं, बहुत सारी होते हैं। लेकिन हमने टेलीविजन का पहला क्लब, ये मतलब पब्लिक को भी, ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, वो हमने बनाया था। उसका नाम था विपासना क्रिकेट क्लब। आज तो बहुत सारे प्रोफेशनल टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के, जहाँ पे टेलीविजन की टीमें बहुत अच्छी बनी हुई है, लाइव टेलीकास्ट भी होते हैं, डे नाइट मैचेज होते हैं। पर टेलीविजन का हमने सबसे पहला बनाया था, जिसमें इरफान खान थे, तिग्मांशु धूलिया डायरेक्टर हैं वो थे, हंसल मेहता डायरेक्टर हैं वो थे, आशुतोष राणा भी उसमें खेले हैं, वरुण बडोला, मैं कप्तान था। बिना मुझे तिग्मांशु धूलिया आज भी कैप्टन ही, मेरे बहुत से पुराने दोस्त जो हैं वो कैप्टन ही इसके पर ही बोलते हैं। बहुत से कुमुद मिश्रा उसमें खेलते थे। तो मेरे ख्याल से टेलीविजन से जुड़े हुए सभी लोग। उसी टाइम पे फिल्म का सबसे पुराना क्लब था MCC, वो शायद 77-78 में शुरू हुआ था। टॉम वॉल्टर उसके कप्तान थे, टॉम वॉल्टर थे उसमें, नसीर भाई उसमें, नसीरुद्दीन शाह, या नसीरुद्दीन, नसीर भाई, जलाल आगा, अशोक घई, विशाल भारद्वाज, पूरी फिल्म थी, फिल्म वाले थे उसमें। वो पुराना था, टीवी का हमने पहला खोला था, उसका नाम था उनका MCC, तो हम VCC थे। तो विशाल भारद्वाज उसमें थे। विशाल भारद्वाज बहुत अच्छा क्रिकेटर रहे हैं वो, मतलब ऑलमोस्ट रणजी प्रोबेबल रह चुके हैं, बहुत बेहतरीन बैट्समैन एंड अ गुड लेग स्पिनर आल्सो। ही वाज अ वेरी, उन्होंने क्रिकेट खेला है, बहुत अच्छा खेला हुआ है, बहुत बढ़िया क्रिकेटर विशाल भारद्वाज, मतलब ब्रिलियंट बैट्समैन एंड अ वेरी गुड लेग स्पिनर।
तो हम लेकिन अगेंस्ट थे, तो हमारे जब मैचेस होते थे तो बड़ी राइवलरी थी वो इंडिया पाकिस्तान वाले टीवी वालों की और टीवी और फिल्म वालों के बीच में लड़ाई। तो बड़ी हमारी मैच खेलते मैच में बड़ी बहस, तो मैच रुक जाते थे, बड़े कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी। इरफान खान हाँ जी। आज हमारे बीच में नहीं है वो। जी। तो जैसे कि जो भी उनकी फिल्में हम देखते हैं, हाँ। ऐसा लगता है कि अभी भी हैं वो, मतलब बिलीव नहीं होता है। और उनके साथ आपने क्रिकेट खेला है, तो मैं उनके काम भी किया। काम भी किया उनके साथ, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में और थोड़ा-सा कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहें? इरफान खान देखिए वो अपने आप में इंस्टीट्यूट हुँ, थे, मतलब वो उम्दा कलाकार थे, मतलब वो तो कुछ कहना भी बहुत छोटी बात हो जाएगी, शब्द ही कम पड़ जाएंगे। ये हमारा क्या कहना सब जानते ही, हुँ, और हिंदुस्तान में नहीं इंटरनेशनली बाहर बॉलीवुड में भी, हुँ, मतलब आप देखेंगे तो वो उनका तो एक्टिंग में तो क्या कहें, मतलब वो शब्द कम ही है हुँ, उनके जो टैलेंट के आगे, तो वो तो सबने देख ही लिया। और हम तो बड़े मतलब फैन रहे हैं उनके, उसको देख के सीखते भी थे इरफान साहब को देख के। मैंने साथ में काम भी किया है, वो स्टार बेस्ट सेलर्स हम करते होते थे उस टाइम पे। स्टार टीवी का एक शॉर्ट फिल्म का स्लॉट होता था 1-1 घंटे की, सभी निर्देशकों ने, आज जो बड़े निर्देशक बन चुके हैं सबने किए हुए हैं उसमें। हुँ, और मेरे ख्याल से हंसल ने भी बनाई थी, तिग्मांशु धूलिया ने 6-7 फिल्में बनाई थी उसकी, अनुराग कश्यप ने बनाई थी स्टार बेस्ट सेलर्स की। तो उसमें एक कहानी थी जिसमें एक हरिशंकर परसाई साहब की शॉर्ट स्टोरी है, एक हसीना 5 दीवाने। उसको तिग्मांशु ने बनाया था भौरों ने खिलाया फूल। हुँ, वो कहानी है कि एक लड़की है और 5 लड़के जो लड़के मोहल्ले हैं। के हैं उसको प्यार करते हैं, वो छठे से शादी करती है। तो हाँ, उन 5 लड़कों में जो थे, एक था संजय मिश्रा, हाँ, एक थे विजेंद्र काला, हाँ, एक थे विनीत भाई, विनीत कुमार, हाँ, हाँ। एक वरुण बडोला और एक मैं। पाँचों के पाँचों धांसू। और लड़की थी वो नहीं थी, हाँ, और लड़की का बाप जो था वो इरफान था, तब हुँ, इरफान टीवी कर रहे थे। वो फादर का रोल इरफान ने किया था, और मदर का मेरे ख्याल से अनीता कंवल जी जो सीनियर, उन्होंने किया था। बड़ी पॉपुलर हुई थी वो कहानी, वो बहुत हिट हुई थी, मतलब लोगों ने बहुत, वो अभी तक कहीं ना कहीं चलती रहती है यूट्यूब पे। तो वो उनके साथ तो काम करने का, हम उनको जानते थे, इसी बात का गर्व है हमें। हमने उनके साथ क्रिकेट खेली है या उनके साथ काम किया है, तो वही अपने आप में बड़ी गर्व की बात है। बहुत लोगों को ये पता नहीं, मैंने हालांकि हासिल भी, तिग्मांशु जब पहली बार डायरेक्टर बने थे हासिल, उसमें मैंने एक छोटा सा रोल कुछ किया हुआ है, हीरोइन का भाई बना हुआ, तो मैं दिखता हूँ कहीं ना कहीं छोटा छोटा बीच में, क्योंकि तिग्मांशु भी मित्र थे हमारे। उनकी पहली फिल्म थी, जब आपके ग्रुप में किसी की कोई निर्देशक बनता है और उसकी पहली फिल्म होती है, तो आप एकदम टीम मेंबर की तरह जुड़ जाते हैं। तो उस तरह मैंने भी उसमें किया हुआ छोटा था, तो उसमें भी इरफान के साथ किया था काम। तो उनके साथ काम किया, उनके साथ क्रिकेट खेले, या उनको जानते थे, उनके हुँ। साथ बैठ के हम प्याला भी कभी कभी हुए। तो वही अपने आप में बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, कि मैं उनको जानता था, या उनको मैंने फ्लैश एंड ब्लड में साथ में उनके साथ समय गुजारा हुआ है। ये अपने आप में ये बड़े गर्व की बात है, और ये मैं कभी नहीं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनका जो बाबिल खान लड़का है, कई तरह की स्टोरी आती है कि बॉलीवुड उसको साइड करती है, उसको रोल नहीं मिलता है। कई बार वो रोते हुए भी पेपराज़ी के सामने। तो क्या लगता है कि सच में अगर वो होते, तो आज जो बाबिल खान का स्थिति है ऐसा नहीं होता, या फिर बॉलीवुड सच में उसको साइड कर दिया? क्या? नहीं यार, मुझे नहीं लगता साइड क्यों करेंगे, हुँ, ऐसा नहीं। वो बच्चा है अभी छोटा, हुँ, उसको छोड़ दें, हुँ। उसको जीने दें अच्छे से, उस पर प्रेशर मत डालें। एक तो कि ये कि वो दी इरफान खान का बेटा है, बेटा है। वो ऐसा बच्चों पे नहीं डालना हुँ, चाहिए। ये यंग बॉय, हुँ, इज अ गुड एक्टर, टैलेंटेड बच्चा है, उसको जीने दें अच्छे से। आप उसे प्रेशर मत डालें। इज अ लवली बॉय, मैं उसको पर्सनली अब जानता नहीं, बहुत छोटा हुआ था हुँ, तब से देखा था हमने। हुँ, अब आई हैव नॉट बीन इन टच, पर वो बहुत अच्छा बच्चा है, जितना उनके बारे में सुनते हैं, टैलेंटेड है, काम भी देखा है उसका मैंने। वो उसको छोड़ दें यार, उसको उस पर बहुत प्रेशराइज, ये इंडस्ट्री में कई बार क्या होता है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बहुत आप पे डाले जाते हैं। और वो बड़ी टेंडर एज होती है, वो दिमाग उस उम्र के अंदर बहुत टेंडर होता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। उसको छोड़ दें, उसको अच्छे से करने दें। वो बहुत अच्छे, उनकी माता जी जो है शुतबा सिकदर, वो बड़ी गुणी हैं, अच्छी राइटर है, अच्छे बच्चों को पाला है अच्छे संस्कारों से, बढ़िया बच्चे हैं। तो उन बच्चों को अपने आप अच्छे से बड़ा होने दें, उन पे एक्सटर्नल एडेड प्रेशर ना डालें। और मैं उनको भी ये कहूँगा, बाबिल पे भी, कि वो इतना प्रेशर ले भी ना, अगर ऐसा दिया जा रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं, बट उसको जीने दें। अच्छा टैलेंटेड लड़का है, उसके डीएनए में इतना गुण है, वो अच्छा ही करे। एक सवाल होगी कि जैसे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जब अमिताभ बच्चन आए थे, तो उनको हाइट को लेकर कई बार रिजेक्शन मिला था। अभी तो सामान्य हो गया है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका भी हाइट बहुत है? नहीं नहीं, अभी ऐसा तो
रिजेक्शन तो वैसा हाइट की वजह से नहीं। हाँ, ये कभी हुआ था कि कास्टिंग उसकी पहले होगी तो यार ये लंबा है, इसको मत सूट नहीं करेगा। या पहले फिल्मों में होता था यार हीरो का दोस्त नहीं बन सकते थे, हीरो बनाते नहीं थे, बोलो हीरो का दोस्त कैसे बनाए, लंबा है तो हीरो से ही लंबा है ना। तो उस वजह से काम नहीं, ये तो अब सत्य है। कमर्शियल सिनेमा होता था, अब हीरो का दोस्त जब हम भी उम्र में थे उसमें कि जहाँ, तो हीरो तो बनते नहीं थे, क्योंकि वो हीरो बनाने के लिए प्रोड्यूसर पैसा आप पे लगाता नहीं था। तो दोस्त बना नहीं सकते क्योंकि हीरो की हाइट कम है हमसे, हम लंबे ज्यादा हैं, 6 फुट 2 इंच के हैं। तो ये होता था। फिर टीवी के अंदर भी ऐसा हुआ कि अब आपके साथ जो ऑपोजिट आपके लड़की होती है या महिला कलाकार जो होती है वो छोटी होती है, तो फिर पाटले टीवी में तो पाटले वाटले इतने छोटे छोटे स्टूल लग जाते हैं हाइट बढ़ा के, तो आज भी लगते हैं और हम टांग फैला के खड़े रह रहे हैं। जब क्लोज शॉट लगता है तो हमें टांग फैलवा दी जाती है, वो तो आज भी रहता है। तो उसके तो अब क्या करें, ऊपर वाले ने, और हमारे जो जीन रहते हैं हमारे माता पिता जिस परिवार में लंबे लोग हैं। कुमुद मिश्रा, विनीत कुमार, संजय मिश्रा, सबके साथ आपने काम किया है और जानते भी हैं आप। जी कंपेयर तो खैर कर नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी जोनर है। जी। लेकिन क्या लगता है कि इन तीनों में आपको किसको पहला दूसरा तीसरा नहीं स्थान देंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। कलाकार सारे अपने अपने इधर में, कुमुद कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ, है ना। मतलब उन्होंने बहुत लेट काम करना, वो थिएटर उन्होंने इतना रंगमंच से इतना शिद्दत के साथ इतने सालों तक जुड़े रहना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम सब लोग टीवी करने में व्यस्त हो गए थे, पैसा कमाने लगे थे, कुमुद ने नहीं किया था। हम कई बार बोलते भी थे उस टाइम पे कि यार तुम करते नहीं हो, नहीं करता। तो वो रंगमंच में लगा रहा अपना, बिल्कुल सत्यदेव दुबे साहब के साथ वो थे, वो लोग थिएटर करते थे तो लगे रहे। और अब उन्होंने जब शुरू किया पिछले मेरे ख्याल से 10-15 साल से, अब 15 साल से तो कर ही रहे होंगे काम, तो कितना बेहतरीन काम आपको जो कर रहे हैं, इतने मतलब करेक्टर, इतने डिफरेंट करेक्टर्स कर रहे हैं। बहुत संजय मिश्रा का तो क्या ही कहना यार, उनका तो जो स्पॉन्टेनिटी और जो वो 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 मैडनेस जो है वो उनकी नेचुरल आती है, वो कौन ला के देगा वो। हालांकि एज ए कॉमेडियन आए, पर आप देखिए आंखों देखी देखी फिल्म देखिए, आप क्या काम किया, किस तरह का काम कर रहे हैं। अभी वध आई थी, तो अलग अलग किरदार कितने बढ़िया कर रहे हैं। तो कंपेयर करना, एक्टर्स को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर आदमी अलग अलग का तरीका है, जैसे हम जीवन के अंदर अलग अलग हैं, आपका एक अपनापन है बोलने का, मेरा अपना है, इनका अपना है, सब लोग उस कमरे में जितने लोग हैं सबका अलग है बोलने। तो किसी एक्टर को कंपेयर नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा थैंक लगा आपसे बात करके। हम श्योर कि जब पूरी ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।